वेलकम स्टूडेंट्स इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ द एडवांस कैलकुलस। आज हम डिफरेंट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं विच इज नोन एज डिफरेंशियल ज्योमेट्री। अब है क्या हमारे पास डिफरेंशियल ज्योमेट्री, पहले हम बेसिकली उसको डिफाइन करना चाहें तो ज्योमेट्री मींस स्टडी ऑफ शेप्स। हम पढ़ भी चुके हैं ज्योमेट्री, सॉलिड ज्योमेट्री भी पढ़ चुके हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी पढ़ चुके हैं, कुछ पार्ट यूक्लिडियन ज्योमेट्री का भी पढ़ चुके हैं, बट दैट वाज स्टडी ऑफ शेप्स इन 2 dimension 3 dimension without the help of any calculus, limit definitions, derivative definitions and all that. But अब जो हम ज्योमेट्री स्टडी करेंगे, दैट मीन्स शेप्स को स्टडी करेंगे, वो विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस होगी। दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड डिफरेंशियल ज्योमेट्री। डिफरेंशियल कैलकुलस मीन्स the concepts of limit, continuity, derivative, all these concepts are used in the study of the geometry, in the study of the shape. तो अगर हम सिंपल सी सबसे पहले स्टार्ट करें ज्योमेट्री में, कर्व्स हमारे पास आती हैं कि कर्व्स क्या होती हैं, सरफेसेस क्या होती हैं। अगर किसी एक लेमन से या हम सिंपल से पूछा जाए कि एक स्टूडेंट से पूछा जाए कि व्हाट इज ए कर्व, तो सबसे पहले जो कर्व आती है माइंड में दैट इज ए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन हालांकि खुद कर्व्ड नहीं है, दिस इज ए स्ट्रेट लाइन विच इज नॉट कर्व्ड लाइक, बट दिस इज ए कर्व। स्ट्रेट लाइन इज ए कर्व। तो स्ट्रेट लाइन हमारे पास क्या इक्वेशन हो सकती है स्ट्रेट लाइन की? जब जनरली हम स्ट्रेट लाइन जब भी हमारे माइंड में आती है तो 2 dimension में आती है। तो स्ट्रेट लाइन की y इज इक्वल टू mx प्लस c, दिस इज द definition of the straight line. That means this is the expression in xy, something expression in xy. तो कर्व हमारे पास y इज इक्वल टू mx प्लस c, कोई और भी बोलेगा तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, दिस इज द शेप ऑफ द पैराबोला, दिस इज ऑल्सो ए कर्व। सर्कल हम लें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, दिस इज ऑल्सो ए कर्व। तो सो मेनी एग्जाम्पल। लेकिन जब भी हम जब हमारे दिमाग में आती हैं चीजें तो हमारी जो डेफिनेशन आती है वो 2 dimension तक ही रुक जाती है कि कर्व इज ए फिगर इन द 2 dimension, बट दिस इज नॉट कर्व। ये जो 2 dimension में हम जब पढ़ते हैं दैट इज कर्व इन ए प्लेन, लेकिन जब हम 3 dimension में इसको स्टडी करते हैं दैट इज कॉल्ड कर्व इन स्पेस। तो अभी हम फिलहाल अभी कर्व की डेफिनेशन अगर 2 dimension में देना चाहें तो क्या होगा? ये सारी चीजें जो अब यहाँ दिख रही हैं, दैट मीन्स दिस इज एन एक्सप्रेशन, दिस इज कार्टेशियन इक्वेशन बन रही है। कार्टेशियन इक्वेशन में एक्स वाई में इक्वेशन बन रही है। y माइनस एम एक्स इज इक्वल टू सी, दिस इज ये बन जाएगा y स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0। इस तरह का जो भी एक्सप्रेशन, दिस इज सम फंक्शन ऑफ x एंड y इज इक्वल टू सी। दैट मीन्स एक्स वाई जो इसको सेटिस्फाई करेंगे दैट लाइज ऑन ए कर्व, and that is this curve is a straight line. xy which satisfies this relation, that is curve is parabola. xy which satisfies this equation, that is हमारे पास सर्कल। तो अगर हम डिफाइन करना चाहें कर्व को इन 2 dimension, that is the order pair in the set of all the points। पॉइंट्स ही हैं जो एक पर्टिकुलर इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, पर्टिकुलर एक कार्टेशियन इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो दिस इज पेयर एक्स वाई पेयर for which this equation is satisfied. C is the set of all those points, C is called curve, C is the set of all those points for which fxy is equal to C. That means set of points xy in the plane, plane की बात कर रहे हैं, 2 dimension की बात कर रहे हैं, set of points xy in the plane at which the quantity fxy, that means y minus mx, y square minus 4x, this is the quantity fxy, reaches the level C. C may be any level, C may be this, C may be 0 and anything else. तो एक हमारे पास set of all those point x y in the plane at which the quantity fxy here x square plus y square is fxy reaches the level C, C के ऊपर पहुंच जाए, तब हम कहते हैं कि ये जो पेयर ऑर्डर पेयर आएंगे, जिस ऑर्डर पेयर का जो सेट बनेगा दैट इज कर्व C। तो ये हमारी सी की डेफिनेशन। दूसरी, अब हमारे पास अब 3 dimension की बात करें, जब हमारे पास 3 dimension में हमें कहा जाए कि कर्व क्या होती है, फिर से हम सोच लेते हैं कि दैट इज ए स्ट्रेट लाइन। तो एक्स एक्सिस हमारे, अगर हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन अब 3 dimension में, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग एक बार माइंड में नहीं आएगी, लेकिन हम सबसे आसान एग्जांपल एक्स एक्सिस लेते हैं। दिस इज एक्स एक्सिस इज स्ट्रेट लाइन इन 3 dimension एंड दिस इज ए एक्स एक्सिस, दिस इज 3 dimension में एक्स एक्सिस जो बनेगी 3 dimension की कर्व इन स्पेस बन जाएगी। दिस इज स्ट्रेट लाइन एंड दिस इज कर्व इन स्पेस, स्पेस के अंदर कर्व बन जाए। अब एक्स एक्सिस की इक्वेशन अगर 3D में लिखी जाए
जब हम 2D की बात करते हैं तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू 0, लेकिन जब 3D में हमारे पास एक्स एक्सिस की इक्वेशन लिखी जाती है तो दैट मीन्स y इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू 0। तो दो रिलेशन आ रही हैं। यहाँ सिंपल एक ही रिलेशन थी हमारे पास, कर्व की रिलेशन। यहाँ जब हम कर्व को डिफाइन करते हैं तो दो रिलेशन आएंगी, किसमें, एक्स वाई जेड में। यहाँ सिंपल एक रिलेशन थी एक्स वाई में। तो अब हमारे पास डेफिनेशन क्या बनी, कर्व इन स्पेस की सेट ऑफ all those elements, triplets, set of triplets x, y, z, which satisfies two relations. One is this, one is this. This relation is in x, y, z, and this relation is in x, y, z, such that f1 x, y, z is equal to c1, f2 x, y, z is equal to c2. तो वहां एक ही रिलेशन सेटिस्फाइड हो रही थी 2 डायमेंशन में, यहाँ दो रिलेशन सेटिस्फाइड हो रही है एक्स वाई जेड में, एंड द सेट ऑफ पॉइंट्स विच लाइज ऑन विच सेटिस्फाइज दिस रिलेशन लाइज ऑन ए कर्व एंड दैट इज कॉल्ड सी, जो उसको हमने डिफाइन किया। इस तरह की जो डेफिनेशन है इसको हम बोलते हैं लेवल सरफेस के ऊपर लाई करेगा, कि एक्स वाई जेड इस सरफेस के ऊपर भी लाई करे, एक्स वाई जेड इस सरफेस के ऊपर भी लाई करे, तो दो सरफेसेस का जो इंटरसेक्शन आता है दैट इज कर्व। तो हमारे पास सी बन जाएगी कर्व। सेट ऑफ पॉइंट विच सेटिस्फाइज पेयर ऑफ इक्वेशन, दो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, वहां एक ही इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा था। तो यहाँ पर क्या बना, ये दो डेफिनेशन थी कर्व इन प्लेन, ये डेफिनेशन है हमारी कर्व इन स्पेस। दोनों ही डेफिनेशन को हम कहते हैं कर्व ऑफ दीज काइंड्स आर कॉल्ड लेवल कर्व्स। लेवल कर्व क्यों, क्योंकि हमारे पास ये वो पॉइंट्स हैं जहां पर ये क्वांटिटी एक पर्टिकुलर लेवल पर पहुंच जाती है। इनकी एक्स वाई जेड वो हमारे पास एलिमेंट्स हैं इस सेट में, वो एलिमेंट्स हैं जहां पर f1 xyz c1 लेवल पे पहुंच जाता है, f2 xyz c2 लेवल पे पहुंच जाता है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड लेवल कर्व। लेकिन अब हमारी जो डेफिनेशन है इसको हम सिंपल लेवल कर्व में लेके चले तो स्टडी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो हमने क्या, हमारे पास कोई दूसरा तरीका भी आया कि इसको डिफाइन कैसे किया जाए, कर्व इन प्लेन को या कर्व्स इन स्पेस को, कि स्टडी थोड़ी सिंपल हो जाए, कि हमारी जो डिफरेंशियल कैलकुलस की जो हमने यूज करना है दैट मेक इट सिंपल। तो डिफाइन करने जा रहे हैं एक कर्व को पैरामीट्रिक फॉर्म में। किस तरह से डिफाइन करते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म की, एक कर्व कैन बी व्यूड, अगर हम सिंपल देखें कर्व क्या है, सिंपल सा ऐसे सपोज वायर ही है, वायर इज एग्जांपल ऑफ ए कर्व। तो अगर एक मूविंग पॉइंट है और एक पाथ ट्रेस कर रहा है, तो जो भी पाथ ट्रेस करेगा एनी मूविंग पॉइंट इन द 3D, एनी मूविंग पॉइंट है कि कोई भी पार्टिकल मूव कर रहा है, कोई भी पॉइंट मूव कर रहा है, तो वो जो पाथ ट्रेस करने वाला है that would be shape of a curve. So पैरामीट्रिक फॉर्म कर्व को डिफाइन करने के लिए एक कर्व इज व्यूड एज द पाथ ट्रेस्ड आउट बाय ए मूविंग पॉइंट। मूविंग पॉइंट जो पाथ ट्रेस करेगा दैट इज कॉल्ड ए कर्व। तो अब डिफाइन अगर हम सिंपल सा देखें कि अगर मैं किसी भी जो पाथ गामा से डिनोट यूजुअली हम कर्व को कर देते हैं, तो गामा टी इज द पोजिशन ऑफ द, अगर 2D में मिले 3D में मिले, दिस टेल्स द पोजीशन, गामा टी इज पोजीशन ऑफ द मूविंग पॉइंट एट एनी टाइम t, मूविंग पॉइंट एट एनी टाइम t, द पोजीशन ऑफ द मूविंग पॉइंट एट एनी टाइम t, यानी कि अगर गामा t की वैल्यू के हमारे पास किसी भी टाइम t के ऊपर, मान लो इसके सपोज t की वैल्यू मान ली, तो इसके गामा t की जो पोजीशन आएगी, अगर 2 डायमेंशन में चले 1 2 पोजीशन पर है, x कोऑर्डिनेट 1 पर है, y कोऑर्डिनेट 2 पर है, एट टाइम t इज इक्वल टू 1, तो दिस इज 1 2 पोजीशन। फिर t की वैल्यू चेंज की तो सपोज ये आ गया 3 4 पर, सपोज t की वैल्यू फिर चेंज की तो ये यहाँ आ गया, तो वो हमारे पास एक पाथ ट्रेस हो रहा है, दैट पाथ इन 2 डायमेंशन, दिस इज शेप ऑफ ए कर्व। सो दिस इज, और इसको हम गामा बोल देते हैं, गामा इज ए कर्व। तो गामा क्या बन रहा है यहाँ पर, फंक्शन बन रहा है किसका, t वेरिएबल का। तो t हमारा टाइम हो सकता है, t हमारा कुछ और भी हो सकता है, बट दिस इज ए पाथ ट्रेस्ड आउट बाय ए पार्टिकल। तो गामा को हम कर्व को डिफाइन कैसे कर सकते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म में, t इज कॉल्ड पैरामीटर। तो गामा कैसे डिफाइन कर सकते हैं, हम कर्व की डेफिनेशन को पैरामीट्रिक फॉर्म में कैसे दे सकते हैं। पैरामीट्रिक फॉर्म में जब हम डिफाइन करेंगे कर्व को, वो किस तरह से डिफाइन करेंगे कि गामा इज ए फंक्शन, ए कर्व इज ए फंक्शन, कर्व इज ए मैपिंग कहें फंक्शन कहें एक ही बात है, कर्व इज ए मैपिंग, गामा इज ए मैपिंग फ्रॉम द एन इंटरवल, t जो है वो किसी इंटरवल में बिलोंग करेगा, हमारे पास रियल नंबर होगा, t इज ए रियल नंबर, t हम टाइम लिया तो दैट इज आल्सो ए रियल नंबर। तो और जिसकी कोडोमेन जो होगी, डोमेन इज ए रियल सेट, हमारे पास इंटरवल लेके चलेंगे, क्योंकि हमने ये इंटरवल लेना है कि हमारे पास
ऐसा नहीं है कि हमने एक सेट ले लिया, इंटरवल नहीं लिया, एक सेट ले लिया गामा की डोमेन, तो इट मीन्स टी इज इक्वल टू 1 पर, टी इज इक्वल टू 2 पर, तो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट आ जाएंगे। तो दिस इज नॉट ए कर्व। तो कंटिन्यूटी में हमें चाहिए कि हमारे पास ये जो सेट है वो हमारे पास कंटिन्यूस होना चाहिए, डिस्क्रीट नहीं होना चाहिए। तो हमने एक इंटरवल डिफाइन किया, एक इंटरवल, सपोज दिस इज अल्फा बीटा 2। अगर हम कर्व की डिफाइंड डेफिनेशन किस में देने जा रहे हैं, प्लेन में देने जा रहे हैं तो R2। अगर हम 3 डायमेंशन में देने जा रहे हैं, कर्व स्पेस की देने जा रहे हैं तो R3। तो गामा टी दिस इज, और इसको जनरली हम कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं। अगर x2 में है तो x3 yt कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, और R3 है तो x3 yt zt आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बिल्कुल सिंपल सा एग्जाम्पल लेके चले, जैसे हमारे पास किसकी इक्वेशन थी, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दिस इज पैराबोला। पैराबोला अगर इसकी ये कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द कर्व है इन 2 डायमेंशन, पैराबोला की इक्वेशन। अगर हम इसको पैरामीट्रिक फॉर्म में देना चाहें, क्या ऐसी फॉर्म में दे सकते हैं? एवरी इक्वेशन, एवरी कार्टेशियन इक्वेशन कैन बी पुट इन द पैरामीट्रिक एंड वाइस वर्सा। तो हमारे पास गामा कैसे डिफाइन करेंगे? गामा टी डिफाइन कर दिया हमने, y को t डिफाइन कर दिया, दिस इज टी स्क्वायर, दिस इज, तो x की x को अगर सॉरी यहाँ पर आ जाएगा x को t और y की वैल्यू आ जाएगी टी स्क्वायर। तो जब भी हम गामा 1 निकालेंगे दैट मीन्स 1 पॉइंट आ जाएगा, गामा की वैल्यू 1.1 पर निकालेंगे तो 1.1 1.1 का स्क्वायर। तो जो भी इंटरवल हम डिफाइन करेंगे, सपोज हमने ये डिफाइन किया, तो t की वैल्यू 1 से लेके 2 पर जो भी हमारे पास चेंज होते रहेंगे, t की वैल्यू पोजीशन चेंज होती रहेगी, और जो पोजीशन चेंज होगी दैट मीन्स पाथ चेंज होगा, और पाथ जो निकल के आएगा दैट वुड बी योर पैराबोलिक पाथ। तो वो पाथ में हमारे पास कर्व बन जाएंगे। तो दिस इज पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ ए पैराबोला कर्व, पैराबोलिक कर्व। अब इसी तरह से हमारे पास सर्कल की अगर पैरामीट्रिक फॉर्म निकालनी होगी तो कैसे निकालोगे? अभी हमने कहा कि हर उसकी जो कार्टेशियन इक्वेशन है उसकी हम पैरामीट्रिक फॉर्म कर सकते हैं, और पैरामीट्रिक फॉर्म है तो हम कार्टेशियन इक्वेशन बना सकते हैं उसकी। सर्कल की पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होगी? अब ध्यान से यहाँ पर जैसे हमने कुछ नहीं किया, जैसे x को पुट किया तो y की रिलेशन आ गई, y इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो सिंपल अगर हमारा तरीका देखा जाए तो हम x को t पुट कर ली और y की रिलेशन आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ t, और यहाँ y आ जाएगा। कार्टेशियन इक्वेशन दे रखी है, सर्कल में भी कार्टेशियन इक्वेशन दे रखी है। सपोज ये हमारे पास सर्कल है, दिस इज 1, तो पैरामीट्रिक फॉर्म क्या बननी चाहिए? तो हमारे पास क्या बननी चाहिए? गामा हमने डिफाइन किया t, x को t पुट करूं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, y इज प्लस माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर x को t पुट करने जा रहे हैं 1 माइनस टी स्क्वायर। तो दिस इज पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ ए सर्कल। लेकिन यहाँ पर तो माइनस का साइन भी है। अगर मैं सिंपल इतना लेती हूँ देन t हमारे पास, t की वैल्यू जो है ये जो बनेगा 1 माइनस टी स्क्वायर, दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तब सो दैट अंडर रूट हमारे पास डिफाइन हो सके। दैट मीन्स y कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट मीन्स अपर हाफ ऑफ द सर्कल बनेगा। तो दिस इज नॉट द पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ दिस सर्कल। सिर्फ अपर हाफ नहीं डिफाइन करना, हमें नीचे भी लोअर हाफ भी करना। तो अगर ये माइनस साइन ले लें तो लोअर हाफ ऑफ द सर्कल आ जाएगा, y कोऑर्डिनेट इज नेगेटिव हियर। तो हमें तो दोनों चाहिए, अपर हाफ भी चाहिए, लोअर हाफ भी चाहिए। तो दिस इज नॉट द पैरामीट्रिक फॉर्म। तो इसको करने के लिए हमारे पास क्या किया हमने, cos t और sin t डिफाइन कर, या फिर रिवर्स भी कर सकते हैं, x को sin t, y को cos t। एंड t जो है वो हमारे पास क्या होना चाहिए, कोई भी इंटरवल हो सकता है जिसका जो डिफरेंस हो वो 2 पाई का हो। t बिलोंग्स टू अल्फा बीटा वेयर बीटा माइनस अल्फा इज 2 पाई। तो सारे पॉइंट्स आ जाएंगे पूरे सर्कल में, t की वेरिएशन हो जाएगी, and so that circle is traced. So this is parametric form of the circle, x is equal to cos t, y is equal to sin t. सेम इसी तरह से एलिप्स तो उसकी पैरामीट्रिक फॉर्म क्या बनेगी? तो दैट इज a cos t, y is equal to b sin t, और फिर से t जो भी इंटरवल में बिलोंग करेगा उसका लेंथ ऑफ द इंटरवल शुड बी 2 पाई। सो दैट पूरा का पूरा ट्रेस हो जाए हमारे पास पाथ। तो कर्व जो है अगर हम सिंपल पैरामीट्रिक फॉर्म में डिफाइन करना चाहें, दैट इज ए पाथ ट्रेस्ड आउट बाय ए मूविंग पॉइंट, और मूविंग पॉइंट जो होगा वो किसी इंटरवल, उसकी डोमेन जो होगी वो दैट इज ए क्लोज्ड इंटरवल हमारे पास जो होगा। अब हमारे पास कॉन्सेप्ट डेफिनेशन होगी पैरामीट्रिक फॉर्म की। अब डिफरेंशियल ज्योमेट्री को अगर हम की अगर कुछ प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं, एक तो लोकल प्रॉपर्टीज होती है, एक ग्लोबल प्रॉपर्टीज होती है। लोकल प्रॉपर्टीज ऑफ द डिफरेंशियल ज्योमेट्री मीन्स कि हम प्रॉपर्टी को स्टडी कर, लोकल का मीन्स नेबरहुड, नेबरिंग एरिया,
कि अगर किसी पॉइंट के ऊपर एक प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है और उसकी नेबरिंग में हम स्टडी करना चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड लोकल प्रॉपर्टी। अगर पूरी की पूरी ज्योमेट्रिक फिगर की हम प्रॉपर्टी को स्टडी कर रहे हैं, पूरी की पूरी ज्योमेट्रिक फिगर को, दैट इज कॉल्ड ग्लोबल प्रॉपर्टी। तो हम दो तरह की प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे, इन द नेबरिंग ऑफ एनी पॉइंट दैट आर कॉल्ड लोकल प्रॉपर्टीज, और पूरी की पूरी ज्योमेट्रिक फिगर की दैट इज कॉल्ड ग्लोबल प्रॉपर्टीज। तो मेनली अब हमारे पास ये चीजें रहेंगी, और उसके बाद हमारी उसके कर्व की डेफिनेशन होगी। कर्व इज ए फंक्शन, कर्व इज ए फंक्शन या मैपिंग, जो भी हम कहना चाहें, गामा से डिनोट किया ए बी। अगर हम अब हमारा जो सिलेबस चलेगा कर्व्स इन स्पेस का चलेगा, तो वी विल टेक R3 गामा टी इज डिफाइंड एज xt, yt एंड z। अब पोजीशन वेक्टर भी डिफाइन कर सकते हैं हम, पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट, r इज आल्सो फंक्शन ऑफ t। तो पोजीशन वेक्टर इज xt I कैप, yt j कैप एंड zt k कैप। फॉर एग्जांपल अब हमारे पास xt को अगर मैं a cos t लूं, I कैप, yt को मैंने लिया a sin t, j कैप, एंड दिस इज सम d into t k कैप। d a b हमारे पास कोई भी कांस्टेंट हो सकते हैं। तो क्या सरफेस बनेगी, अब ध्यान से देखें हम। दिस इज xt इज a cos t, t चेंज करते जाओगे, t वेरी करते जाओगे इस इंटरवल में, पॉइंट्स आते जाएंगे, और पॉइंट्स जैसे ही आएंगे हमारे पास तो एक पाथ ट्रेस हो जाएगा, और पाथ जो ट्रेस होगा दैट वुड बी ए हमारे पास, यहाँ मैं zx ले रही हूँ एंड दिस इज x। तो अब कौन सा पाथ बनने वाला है, ध्यान से। अब हमारे पास t की वैल्यू अगर मैं 0 ले लूं, t इज इक्वल टू 0 जब लोगे, सपोज इस इंटरवल में हमारा 0 है, तो अगर t 0 ले रहे हैं दैट मीन्स क्या बनेगा, यहाँ a cos 0, a sin 0 एंड दिस इज द पॉइंट a 0 0। तो ये आ जाएगा हमारे पास a 0 0 पॉइंट, तो x एक्सिस के ऊपर लाई करेगा इसमें से पास करता हुआ। फिर से इसी तरह से अगर मैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर करूं, दैट इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये जो 3 डायमेंशन में ये जो शेप है दैट इज, अब t की वैल्यू 1 लोगे, t की वैल्यू 1 लोगे तो z आ जाएगा b, t की वैल्यू 2 लोगे, ये हमेशा उतना ही रहेगा, स्क्वेयरिंग है, t की वैल्यू में कुछ भी लो, इनके स्क्वायर का सम जो है वो a स्क्वायर ही रहेगा, एनी t की वैल्यू पर। तो t की वैल्यू 1 पर ये b आ गया, t की वैल्यू 2 पर या कोई और पॉइंट पर लोगे तो 2b आ जाएगा। दैट मीन्स कि z इज इक्वल टू b में भी ये सर्कल बन रहा है, z इज इक्वल टू 2b में भी ये सर्कल बन रहा है, z इज इक्वल टू 3b में भी सर्कल बन रहा है। तो एनी हाइट, कोई भी हाइट लू दैट इज ए सर्कल। तो इट मीन्स ये शेप बनने वाली है दैट वुड बी ए सिलेंड्रिकल शेप बन जाएगी, इस तरह से शेप है। ये z इज इक्वल टू b पर सर्कल, ये z इज इक्वल टू c पर सर्कल, ये z इज इक्वल टू 2b पर, इस तरह से हमारे पास शेप बनेगी एंड दैट शेप इज कॉल्ड सर्कुलर हेलिक्स, सर्कुलर हेलिक्स। तो दिस इज ए कर्व विच इज कॉल्ड सर्कुलर हेलिक्स। नेक्स्ट कुछ डेफिनेशंस आ रही है हमारे पास। कर्व की डेफिनेशन हो चुकी है हमारे पास, कर्व इज ए फंक्शन फ्रॉम द क्लोज्ड इंटरवल ए बी टू R3। अगर हम कर्व्स इन स्पेस की बात कर रहे हैं तो स्मूथ कर्व क्या होती है, स्मूथ कर्व इज ए कर्व गामा फ्रॉम ए बी इंटरवल टू R3। कर्व्स इन स्पेस की बात कर रहे हैं तो हम जनरली R3 ही लेंगे। तो R3 इज कॉल्ड स्मूथ कर्व इफ गामा इज इनफाइनेटली मेनी टाइम डिफरेंशिएबल। गामा के डिफरेंट डेरिवेटिव्स जो होंगे वो एग्जिस्ट करेंगे, गामा डैश, गामा डबल डैश, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, फोर्थ डेरिवेटिव, इनफाइनेटली मेनी टाइम डिफरेंशिएबल होगा। दैट मींस गामा एन टी, गामा का nth डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी एग्जिस्ट कर रहा है फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n, देन वी से इट इज स्मूथ कर्व। तो हमारे पास अगर गामा के कोऑर्डिनेट्स को किसी भी पॉइंट टी पर हम अगर उसको देखें, अगर उसके गामा के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, एक्स टी, वाई टी, जेड टी, टी चेंज करते जाओगे, एक्स वाई जेड आते जाएंगे, कर्व ट्रेस होती जाएगी। गामा डॉट टी डेरिवेटिव को हम यूजुअली विद रिस्पेक्ट टू टी के, जब विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर, टी इज कॉल्ड पैरामीटर, तो टी के विद रिस्पेक्ट टू जब डेरिवेटिव लेंगे तो डॉट से डिनोट करेंगे। डॉट स्टैंड्स फॉर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, स्टैंडर्ड नोटेशन लेके चल रहे हैं इस डिफरेंशियल ज्योमेट्री के लिए हम एक्स डॉट टी, y डॉट टी, z डॉट टी, यानी कि गामा का जब डेरिवेटिव ले रहे हैं तो तीनों कोऑर्डिनेट्स का डेरिवेटिव हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू टी। इसी तरह से सेकंड डेरिवेटिव ले रहे हैं तो यहाँ भी सेकंड डेरिवेटिव हो जाएंगे। तो ईच कंपोनेंट इज डिफरेंशिएबल इनफाइनेटली मेनी टाइम्स, देन वी से गामा इज डिफरेंशिएबल इनफाइनेटली मेनी टाइम्स। तो स्मूथ कर्व की डेफिनेशन आ गई कि गामा इज इनफाइनेटली मेनी टाइम डिफरेंशिएबल, सो देन इट कर्व इज कॉल्ड स्मूथ कर्व। रेगुलर कर्व क्या हो, ए पैरामीटराइज्ड डिफरेंशिएबल कर्व, कि पहले तो कर्व डिफरेंशिएबल होनी चाहिए,
और पैरामीट्रिक फॉर्म ही हम कंसिडर कर रहे हैं, इज कॉल्ड रेगुलर कर्व। किसी भी पैरामीटराइज्ड डिफरेंशिएबल कर्व को रेगुलर कर्व कब कहोगे, अगर गामा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी इज नॉन जीरो फॉर ऑल टी बिलोंगिंग, कि जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो सभी पॉइंट्स के ऊपर डेरिवेटिव एग्जिस्ट तो कर रहे हैं। डिफरेंशिएबल कर्व तो हमने कहा ही है, बट डेरिवेटिव इज नॉन जीरो एट ईच पॉइंट इन द इंटरवल ए बी, देन वी से इट इज कॉल्ड रेगुलर कर्व। दैट मीन्स हम नेक्स्ट निकालेंगे कि गामा का जो डेरिवेटिव होता है वो हमारे पास क्या देता है, टेंजेंट देते हैं। तो अगर टेंजेंट लाइन हमारे पास यूनिक टेंजेंट लाइन आ जाएगी, देन वी सी द कर्व इज रेगुलर कर्व। नेक्स्ट अब हम आ रहे हैं लाइंस की डेफिनेशन और प्लेन की डेफिनेशन 3D के अंदर। हमने सिंपल एक बेसिक टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे सो दैट वी कैन यूज इट फर्दर इन द ज्योमेट्री, डिफरेंशियल ज्योमेट्री, कि लाइन को डिफाइन कैसे किया जाएगा और प्लेन को कैसे डिफाइन किया जाएगा इन 3D। वी विल स्टडी द लाइन और प्लेन की इक्वेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आल्सो इन द वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म में भी इसको स्टडी करेंगे। नेक्स्ट अब हम उसी पे आ रहे हैं। नेक्स्ट लाइन की इक्वेशन अगर हम 2D में स्टडी करें तो हमारे पास एक लाइन की इक्वेशन कैसे डिफाइन की जाती है, हम एक पॉइंट दे रखा हो कि लाइन जो है वो इसमें से पास कर रही है, एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास कर रही है, तो क्या हम लाइन की इक्वेशन बना सकते हैं। अब देयर आर इनफिनिटली मेनी लाइंस व्हिच पासेस थ्रू दिस लाइन, कितनी लाइंस हैं, तो हम लाइन की इक्वेशन यूनिक लाइन आ रही है ऐसा कुछ नहीं है, देयर आर इनफिनिटली मेनी लाइंस, तो हमें कौन सी लाइन डिफाइन करनी है वो नहीं पता, इसलिए पासिंग पॉइंट से काम नहीं चलेगा, कुछ और एक्स्ट्रा होना चाहिए जब हमें एक पर्टिकुलर लाइन चाहिए कि वो हमारे पास वो पर्टिकुलर लाइन होगी जिसकी हमें डायरेक्शन भी पता होगी। कि डायरेक्शन कैसे पता होगी कि हमारे पास मान लो ये लाइन है और वो लाइन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, ये लाइन की इक्वेशन निकालनी है, दैट मीन्स वो लाइन किसी ना किसी एक्सिस के साथ इंक्लाइंड है। एक अगर हम एक्स एक्सिस को स्टैंडर्ड मान के चलते हैं तो एक्स एक्सिस के साथ अगर थीटा एंगल से इंक्लाइंड है तो टेंजेंट थीटा विल गिव द स्लोप, जिसको हम एम बोल देते हैं। तो हमारे पास लाइन की इक्वेशन आ जाएगी अगर हमारा थीटा नॉन हो तो, इंक्लिनेशन नॉन हो तो थीटा गिव्स द डायरेक्शन कि अब हमें यही लाइन चाहिए, हमें ये वाली लाइन नहीं चाहिए, हमें ये वाली लाइन नहीं चाहिए, हमें ये वाली लाइन नहीं चाहिए जो एक्स नोट वाई नोट से पास करे, हमें वही लाइन चाहिए जो एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाती है, दैट मींस पर्टिकुलर डायरेक्टेड लाइन, यही लाइन चाहिए। तो अब हमारे पास पासिंग पॉइंट, अब क्या ऐसा हो सकता है कि हमें वो लाइन सिंपल सिर्फ डायरेक्शन दे दी जाए तो लाइन निकल जाएगी, तो सिर्फ so many lines are there which have same direction, which have same inclination, तब भी इनफाइनेटली मेनी लाइंस है। हमें तो वो लाइन चाहिए, इसका मतलब अगर यूनिकनेस चाहिए तो एक पासिंग पॉइंट चाहिए, साथ में डायरेक्शन चाहिए, तब यूनिक आएगी। एक इस पॉइंट से पास भी करे और साथ में थीटा एंगल से इंक्लाइंड भी हो विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, देन देयर इज ए यूनिक लाइन। तो दो चीजें चाहिए, एक तो पासिंग पॉइंट और एक डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में लाइन हमें चाहिए, डायरेक्शन वेक्टर बोल देते हैं हम इसको। तो दिस इज द इक्वेशन बनती है हमारे पास y माइनस वाई नॉट इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स। तो दो चीजें चाहिए लाइन को बनाने के लिए, एक पासिंग पॉइंट, एक उसकी डायरेक्शन, किस डायरेक्शन से पास करेगी। 3D में भी यही है कि एक सिंपल पासिंग पॉइंट दे दिया जाए एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट, तो हम लाइन की इक्वेशन बना सकते हैं। तो इनफाइनेटली मेनी लाइंस हैं जो इससे पास करेंगी, तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दे दी जाए तब भी इनफाइनेटली मेनी लाइंस है जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के साथ है, तो एक लाइन चाहिए, एक डायरेक्शन चाहिए और एक पासिंग पॉइंट चाहिए, सो दैट देयर विल बी यूनिक लाइन आ जाए, यूनिक स्ट्रेट लाइन आ जाए जो एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास भी करे प्लस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में भी हो वो लाइन। तो वो लाइन किस तरह से डिफाइन की जाएगी 3D में। 3D में तो अगर हमें दो चीजें पता, एक तो पॉइंट पता है जिससे वो पास कर रही है और एक डायरेक्शन पता है मुझे में जिससे वो पास कर रही है। 3D की बात कर रहे हैं हम, तो ये पॉइंट है मेरे पास एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट जिससे लाइन पास कर रही है, बट विल बी द स्ट्रेट लाइन विच पासिस थ्रू दिस पॉइंट, पी नॉट नाम रख लेते हैं, दिस इज पी नॉट इज एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट एंड विच हैज द डायरेक्शन पैरेलल टू दिस लाइन। एक डायरेक्शन दे रखी होगी, डायरेक्शन गिवन का मतलब कि वो लाइन एक्स एक्सिस के साथ कितना इंक्लाइंड है, वाई एक्सिस के साथ कितना इंक्लाइंड है, जेड एक्सिस के साथ कितना इंक्लाइंड है, वो डायरेक्शंस दे रखी होंगी। हम कह सकते हैं कि ये वेक्टर दे रखे हैं, वेक्टर सोच सकते हो। तो इस वेक्टर की कोऑर्डिनेट है, दिस इज एक्स, सपोज दिस इज ए आई कैप प्लस बी जे कैप एंड सी के कैप। So there will be only one line which is parallel to this line, that is along this direction and which passes through the point x naught y naught z naught। तो passing point दे रखा है हमारे पास, passing point x naught y naught z naught, लाइन की इक्वेशन निकाल के दिखानी है, लाइन passing through and line parallel to given vector b which is a I cap, b j cap
एंड सी के कैप। ए बी सी जो होगी दैट इज दिस इज कॉल्ड डायरेक्शन वेक्टर। कि लाइन अब हमें इन वेक्टर फॉर्म में नहीं लाना लाइन को, जस्ट पैरेलल टू दिस वेक्टर है। लाइन पूरी इनफाइनाइटली मैनी है हमारे पास, तो हमने ये नहीं करना कि ये डायरेक्शन जा रही है या ये डायरेक्शन जा रही है। दिस इज अ स्ट्रेट लाइन जस्ट पैरेलल टू दिस वेक्टर। पैरेलल किसी भी सेंस में होगी हमारे पास। वेक्टर फॉर्म में अगर हम लेते तो यूं डाल देते हैं, बट हमने लाइन की इक्वेशन निकालनी है, नॉट मेंशन की पैरेलल होनी चाहिए, अपवर्ड होनी चाहिए, डाउनवर्ड होनी चाहिए, जस्ट पैरेलल होनी चाहिए। सो दिस इज द ए आई कैप, बी जे कैप एंड सी के कैप। तो क्या बनेगी हमारे पास, अगर हम कोई भी पॉइंट पी लें इस लाइन के ऊपर, एक्स वाई जेड इज एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन, पी एक्स वाई जेड इज एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन, देन द पी पी नॉट वेक्टर पी पी नॉट या पी नॉट पी जो भी लगाना चाहो, द वेक्टर पी नॉट पी इज पैरेलल टू द वेक्टर बी। कि पी पॉइंट कोई भी हो, पी पॉइंट कोई भी हो तो वो किसके पैरेलल होगा, वेक्टर वी के। अब वेक्टर वी की इसकी लेंथ कितनी होगी, पी पी नॉट की जो लेंथ होगी, डायरेक्शन तो वही है वी की ही, तो अगर हमारे पास पी नॉट पी की जो लेंथ होगी दैट इज सम मल्टीपल ऑफ द वेक्टर वी। तो अगर हमारे पास पी नॉट पी, वेक्टर पी नॉट पी इज, डायरेक्शन तो पैरेलल है, मैग्नीट्यूड कितना आएगा, दैट इज हो सकता है कि अगर इस वेक्टर की लेंथ का हाफ हो, इस वेक्टर की लेंथ का 2 टाइम्स हो, इस वेक्टर की लेंथ का 3 टाइम्स हो, दैट इज सम मल्टीपल ऑफ वेक्टर बी, दैट इज टी टाइम बी कैप। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन इन वेक्टर फॉर्म। अब इसको सिंप्लीफाई करें, पी नॉट पी है क्या, पी नॉट इज द पोजिशन वेक्टर, सपोज दिस इज आर नॉट इज एक्स नॉट आई कैप, वाई नॉट जे कैप, जेड नॉट के कैप, एंड दिस इज द पोजिशन वेक्टर R is xi cap, yj cap, zk cap. P is any point on the line, straight line, जिसको हमने निकालने जा रहे हैं। तो this is our line. P is any point on this line. तो P P naught क्या बनेगा? P naught P is this is equal to TV. That means P naught P is position vector of P minus position vector of P naught. So that would be R minus R naught. That is equal to T times V. So this is the equation of the straight line in vector form, where r naught is the given point through which the line is passing, v is the direction vector, वो given होगा हमारे पास, जिसमें से जिसकी डायरेक्शन के पैरेलल हमारे पास लाइन निकालनी है। t चेंज करते जाओगे हमारे पास r चेंज होता जाएगा, r naught is fixed, v is fixed, t चेंज करते जाओगे r चेंज होता जाएगा। That means for different values of t we are getting different r, we are getting different points, we are getting different points. So suppose this is, ये वाला पॉइंट आया टी की वैल्यू 1 पर, ये पॉइंट आ जाएगा टी की वैल्यू किसी और पर, ये पॉइंट आ जाएगा टी की वैल्यू किसी और पर। So this is the equation of the straight line in vector form. वेक्टर फॉर्म में हमारे पास स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। इसी को अगर हम सिंप्लीफाई करें कोऑर्डिनेट में, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में करें, तो ये क्या बनेगा, x माइनस एक्स नॉट आई कैप, जब इसको सिंप्लीफाई करोगे y माइनस वाई नॉट जे कैप प्लस z माइनस जेड नॉट के कैप, and this is equal to t times a I cap, वेक्टर v दे रखा होगा डायरेक्शन वेक्टर a I cap b j cap c k cap. So that would be, अगर हम इक्वेट करें x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू t टाइम्स a, y माइनस वाई नॉट इज t टाइम्स b, z माइनस z नॉट इज t टाइम्स x y z is any point on the straight line which is given by t times a, y is x naught y naught plus t times b, and z naught plus t times c. This is Cartesian coordinates of the straight line. x y z हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन आ चुकी है। नेक्स्ट अब इसी को ही हम तीसरी फॉर्म में अगर हम कन्वर्ट करना चाहें, x माइनस एक्स नॉट ओवर a, दिस इज इक्वल टू t, फर्स्ट इक्वेशन से t की वैल्यू, सेकंड से फिर से t की वैल्यू, y माइनस वाई नॉट ओवर b, z माइनस z नॉट ओवर c. दिस इज कॉल्ड कैनोनिकल फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट लाइन, canonical form of the straight line. X naught, Y naught, Z naught is the passing point through which the line is passing, and A, B, C is the vector direction ratios of the vector. डायरेक्शन वेक्टर ऑफ द वेक्टर कौन सा वेक्टर, जिसके लाइन जो है वो पैरेलल होगी। तो A, B, C हमें गिवन है, X naught, Y naught, Z naught हमें गिवन है, X, Y, Z is any point on the straight line. So we can get the equation of the straight line. तो मेन हमारे पास दो तरह से मैं इक्वेशन निकाल सकते हैं, एक तो वेक्टर फॉर्म ऑफ द इक्वेशन, दिस इज कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, वेक्टर फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट लाइन, दिस इज कैनोनिकल फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट लाइन।
तो तीन तरह से हमारे पास स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। सेम इसी तरह से अब प्लेन की इक्वेशन पे आ रही है। प्लेन की इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इन वेक्टर फॉर्म एंड इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म। तो प्लेन की इक्वेशन क्या होगी? प्लेन की इक्वेशन के ऊपर आ रहे हैं। अब हमें ये कहा जाए कि एक पॉइंट दे रखा है, उससे प्लेन पास कर रहा है। सपोज वी आर हैविंग ए दिस वन, कि एक पॉइंट है जिसमें से वो प्लेन पास कर रहा है। कितने प्लेन हो सकते हैं जो हमारे पास इस पॉइंट से पास करेंगे? इनफाइनेटली मेनी प्लेन्स आ जाएंगे जो इस पॉइंट से पास करें। तो ये पर्टिकुलर है, ये प्लेन आया जो इससे पास कर रहा है, ये प्लेन आया जो इससे पास कर रहा है, फिर ये प्लेन आया जो इससे पास कर रहा है, ये प्लेन आया जो इससे पास कर रहा है। तो एक पॉइंट से काम नहीं चलेगा। एक पॉइंट गिवन हो तो इससे काम नहीं चलेगा कि प्लेन की इक्वेशन निकाली जा सकती। क्या एक लाइन की इक्वेशन सफिशिएंट होगी? एक लाइन से पास कर रहा है तो तब हमारे पास प्लेन निकल जाएगा। तो पर्टिकुलर एक लाइन गिवन हो तो अब मान लो ये लाइन है हमारे पास, दिस इज द लाइन, इसमें से प्लेन पास कर रहा है। तो ये एक प्लेन है हमारे पास, इसमें से पास कर रहा है। फिर से ये एक प्लेन है जो इस लाइन से पास कर रहा है। ये थोड़ा सा और इंक्लाइन कर दूं, ये फिक्स कर रखी मैंने ये लाइन। तो ये एक प्लेन है जो इसमें से पास कर रहा है। कितने सारे प्लेन आते जा रहे हैं जो इस लाइन से पास कर रहे हैं। मैं इंक्लाइन ऐसे ऐसे चेंज करते जा रही हूँ ओरिएंटेशन प्लेन। तो सो मेनी प्लेन्स आर देयर जो विच पासिस थ्रू ए पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन। So infinitely many planes are there which passes through a particular straight line. Infinitely many planes are there which passes through a particular point. तो अब कैसे पता चलेगा क्या मिलना चाहिए हमारे पास कि जिससे हमारे पास यूनिक प्लेन आ जाए कि जो हमें चाहिए कि एक लाइन से भी पास करे, एक पॉइंट से भी पास करे। तो क्या होगा हमारे पास? तो हमारे पास क्या गिवन होगा? एक पॉइंट गिवन होगा जिससे वो पास कर रहा है और एक परपेंडिकुलर लाइन दे रखी होगी, प्लेन जिसके परपेंडिकुलर होगा। अब जैसे ये हमारे पास ये एक पॉइंट से भी पास करी और एक पर्टिकुलर, ये इक्वेशन ऑफ प्लेन है हमारे पास, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास करी, सपोज दिस इज द पॉइंट, और इसके इस लाइन के परपेंडिकुलर। तो ओनली यूनिक प्लेन आएगा जो इसके परपेंडिकुलर भी है, इस स्ट्रेट लाइन के चौक वाली डायरेक्शन में कर रही हूँ, और पर्टिकुलर किसी पॉइंट से भी पास करेगा। अब परपेंडिकुलर लाइन, अगर मैं परपेंडिकुलर लाइन फिक्स कर दूं तो क्या प्लेन फिक्स हो जाएगा? नहीं होगा। तब भी देयर आर इनफाइनेटली मेनी प्लेन्स व्हिच हैव द सेम परपेंडिकुलर लाइन, बट अगर पासिंग पॉइंट हम यूनिक नहीं रखते तो सो वी शुड हैव गिवन कम से कम एक पासिंग पॉइंट और एक परपेंडिकुलर लाइन डायरेक्शन देनी चाहिए, डायरेक्शन ऑफ द परपेंडिकुलर लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। तो एक पासिंग पॉइंट है हमारे पास x नॉट, y नॉट, z नॉट, और ये गिवन होगा, और एक n वेक्टर गिवन होगा विच इज कॉल्ड नॉर्मल टू द प्लेन। तो अब प्लेन की इक्वेशन कैसे निकालनी चाहिए? प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए अब P is any point on the plane, P is any point on this plane, the line P नॉट P this lies in the plane, क्योंकि P नॉट इसी के अंदर है, P हमारा पॉइंट प्लेन के अंदर है, तो लाइन P नॉट या P नॉट P जो भी लगाना चाहते हो, lies in the plane, ये प्लेन के अंदर लाई कर रहा है, और ये वेक्टर तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, so it means and n vector is perpendicular to plane. N vector, suppose this is given to be ai cap plus bj cap plus c cap, ये वेक्टर है जो परपेंडिकुलर है। तो n vector is perpendicular to plane, p not p is the line lying in the plane, vector p not कितना हो जाएगा? So that would be, अगर ओरिजिन हम लेके चलें, this is r नॉट and this is r, ये p नॉट p की वैल्यू क्या हो जाएगी? r माइनस r, r minus r naught is the vector perpendicular to vector n, so their dot product must be 0. Dot product is 0. So this is the equation of the plane in vector form. इसको further simplify किया जाए, x minus x naught I cap plus y minus y naught j cap plus z minus z naught k cap, और डॉट प्रोडक्ट किसके साथ लिया हमने? n वेक्टर n which is perpendicular to the plane, ai cap plus bj cap plus ck cap, this is equal to 0. तो अगर डॉट प्रोडक्ट को खोल लेना हम, क्या बचेगा? a into x minus x naught plus का b into y minus y naught plus का c into z minus z naught, this is equal to 0. So this is the equation of the plane in, so this is the equation of the plane which passes through x naught, y naught, z naught, and which is perpendicular to the line
विच हैज डायरेक्शन रेशियो ए बी सी। तो हमें प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए पासिंग पॉइंट पता होना चाहिए, एक नॉर्मल वेक्टर पता होना चाहिए, वी कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। सो दिस इज द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन, और ये जो आएगी दैट इज वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन। तो हमें ये जो बेसिक था वो अभी हमने किया है, लाइन की इक्वेशन निकालनी, प्लेन की इक्वेशन निकालनी, जो आगे हम बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करेंगे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन और प्लेन की इक्वेशन। तो बेसिक्स हमने किया है। उसके लिए मेनली जो हमारा कोर्स स्टार्ट होगा वो नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट होगा कि आर हमारे पास कर्व की इक्वेशन दे रखी होगी, कर्व की इक्वेशन 3D दे रखी होगी, यूनिट टेंजेंट वेक्टर निकालना, टेंजेंट वेक्टर्स निकालना, कर्व की लेंथ निकालना, कर्वेचर एंड ऑल दैट, जो भी डिफरेंशियल ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट होंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।